समझदार होने से संसार तर जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना ने ही हमको भयभीत निरीह बनाया। मानवतापूर्ण आचरण में हर मानव अपने में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जी पाता है। इस तरह जीने से हमारे तन मन धन का सदुपयोग सुरक्षा करना भी बनता है, और जब ये दोनों सजते हैं तो उस स्थिति में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति भी अपने आप से प्रमाणित होता है। इस ढंग से मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में मानव का आचरण व्याख्यायित होता है। तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा होना ही नैतिकता है। संबंधों को पहचानने की विधि से ही मूल्यों का निर्वाह होता है। जैसे कोई भी आदमी अपने पिता के संबंध को, माता के संबंध को, गुरु के संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में पहचानते हैं, मूल्य बोले तो भाव अपने आप बहने लगते हैं। फलस्वरूप मूल्यों का निर्वाह होता है। जहाँ संबंधों को पहचानते नहीं हैं, वहाँ कोई मूल्यों का बहाव होता नहीं है। उदाहरण, रेल के डिब्बे में कोई बैठा है, एक अजनबी आता है, तब उनका हाथ पैर अपने आप लंबा हो जाता है। इच्छा होती है यहाँ कोई ना बैठे। वहीं थोड़ी देर बाद कोई पहचान का आदमी आ जाता है तो अपने आप से उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको बैठा देते हैं। इस तरह संबंधों की पहचान एक बड़ा काम है। संबंधों के बारे में अध्ययन प्रयोजन के आधार पर होता है। जैसे माँ का संबंध पोषण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर, पिता का संबंध संरक्षण प्रधान रूपी प्रयोजन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। ये संबंध सभी पहचानने में आ जाए उसके बाद मानव गलती नहीं करता। बिना संबंध पहचाने गलती करेगा ही। प्रचलित वर्तमान राजकीय तंत्र, धर्म तंत्र, प्रचार माध्यमों को देखने से पता लगता है सब अपराधियों के लिए बना है। ये दोनों अपराधियों को तारने में अपने अपने ढंग से लगे हैं। ये सब तंत्र मानव को समझदारी दे नहीं पाया। हर मानव समझदार होना चाहता है, ईमानदार होना चाहता है, ईमानदारी का रास्ता दिखा नहीं पाए। हर आदमी जिम्मेदार होना चाहता है, जिम्मेदारी का प्रयोजन परंपरा में दे नहीं पाए। लोगों ने शुभ की कामना की है, सबका शुभ हो, सबके परिवार हो, सबका मंगल हो, इस प्रकार की बातों को तो सब लोग दोहराए हैं, किंतु कहने मात्र से, दोहराने मात्र से तो रास्ता मिलता नहीं। जिस किताब में लिखा रहता है सबका शुभ हो, उसी में लिखा रहता है सारा संसार झूठा है और असली माँ बाप ईश्वर है, उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। इससे कल्याण हुआ नहीं। असली माँ बाप के पास जाने के बाद मानव पाया नहीं, तब कल्याण कहाँ किसका होगा। इस सब बात से कोई प्रयोजन निकलता नहीं। समझदार होने पर ही आदमी का प्रयोजन स्पष्ट होता है। सभी संबंधों में प्रयोजन निहित रहता ही है। क्या प्रयोजन है? समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व को सफल बनाने के अर्थ में ही प्रयोजन है। सारे संबंधों का प्रयोजन इसी से जुड़ा रहता है। इसमें जुड़ने से परंपरा बन जाती है। समझदारी की ही परंपरा होगी, नासमझी की कोई परंपरा अखंड होगी नहीं। इसलिए अभी तक कोई परंपरा बनी नहीं। सर्व सुख के अर्थ में वर्तमान शिक्षा में जब व्यक्ति पढ़कर तैयार होता है, स्वयं को सबसे बुद्धिमान मानता है, संसार को मूर्ख मानता है, ऐसे स्नातक हर वर्ष करोड़ों बनते हैं।
एक एक ऐसे स्नातक को कैसे समझदार बनाया जाए, कहाँ से इतने डॉक्टर लाया जाए जो इनको ठीक कर सके। स्वयं समझे बिना कोई स्वीकार करता नहीं, इसका गवाही मैं स्वयं हूँ। हमारे परिवार में वेदमूर्ति, बगल में वेदमूर्ति, पूरा गांव में वेदमूर्ति, किंतु हमें परिवार के लोग वेद नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहे। किंतु इस धरती पर समझदार हर मानव बनना चाहता है। इस आधार पर हर मानव समझदार होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रवृत्ति को देखकर ही इस अभियान को शुरू किया। हर मानव का समझदार बनाने का भी अरमान है। इस सच्चाई के साथ शुरुआत किए है। इस शुरुआत से मानव को जो लोग समझ चुके हैं उनको राहत मिली है। उनमें वे सब गुण पैदा हुए जिन्हें हम मानवतापूर्ण रूप में पहचानते हैं। नैतिकता का मूल तत्व जो तन मन धन रूपी अर्थ को प्रयोजन के अर्थ में नियोजित करना है, जिसे सदुपयोग कहते हैं। सदुपयोग दो अर्थों में होता है। पहला है सेवा और उत्पादन में तन मन धन का नियोजन। दूसरा है संबंधों के साथ प्रयोजन को सफल बनाने के लिए तन मन धन का अर्पण समर्पण रूप में सदुपयोग। जिसका सदुपयोग किया उसका सुरक्षा हो गया। जिसके लिए हम सदुपयोग किया अर्थ का उसका सुरक्षा हुआ। यही हमारा सदुपयोग और सुरक्षा का अर्थ है। समाधान के लिए, समृद्धि के लिए, वर्तमान में विश्वास पूर्वक व्यवस्था के लिए, सह अस्तित्व के लिए तन मन धन रूपी अर्थ को नियोजित करने से उसका सुरक्षा हुआ। फलस्वरूप हमारे धन का सदुपयोग हुआ। सदुपयोग हुए बिना सुरक्षा और सुरक्षा के बिना सदुपयोग होगा नहीं। सुरक्षा सदुपयोग सदा सदा के लिए शुभ होता है। सद्प्रवृत्तियों में हमारे तन मन धन को नियोजित करने की आवश्यकता बनी रहती है। हमारे जागृति के अर्थ में है। सहअस्तित्व में कोई समझदार इकाई हो सकती है तो वह मानव ही है। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में प्रमाणित है। मानव शरीर की वंश परंपरा है। जीवन सह अस्तित्व सहज रूप में जीवन गठन पूर्ण परमाणु के रूप में विद्यमान है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं। शरीर में मानव परंपरा का योगदान है। यही व्यवस्था है। जीवन और शरीर के संयोग की आवश्यकता में समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। संयोग की आवश्यकता केवल जीवन अपनी जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में ही है और जीव शरीरों में समझदारी प्रमाणित करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मानव संस्कारानुषंगी इकाई के रूप में समझ में आता है। अस्तित्व में मानव को छोड़कर तीनों अवस्थाएं परस्पर पूरक है। मानव भी पूरक होने की आवश्यकता हो गई है। पूरकता के रूप में ही मानव का व्यवस्था में जीना बन पाता है। यह व्यक्तिवाद भोगवाद के आधार पर कभी नहीं बन पाता है। विगत के दोनों चिंतनों भौतिकवाद और विरक्तिवाद से मानव व्यक्तिवादी हो गया। भौतिकवादी विधि से व्यक्ति भोगवादी होता है, फलस्वरूप व्यक्तिवादी होता है। विरक्तिवादी तो व्यक्तिवादी होता ही है। इस प्रकार ये दोनों विचार से समाज बनने का सूत्र निकला नहीं, बल्कि समाज विरोधी होना ही हुआ। जबकि आदमी समाज में जीना चाहता है, सहअस्तित्व में जीना चाहता है, समृद्धिपूर्वक जीना चाहता है, समाधानपूर्वक जीना चाहता है। तीनों विचारों मतलब सहअस्तित्व, समृद्धि और समाधान प्रयोजनों को पूरा करना मानव की जिम्मेदारी है। समझदारी के बाद जिम्मेदारी आ ही जाती है। जब जिम्मेदारी के पास जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम परिवार मानव हो जाते हैं।
सामाजिक हो जाते हैं। फलस्वरूप हम सार्वभौम होते हुए प्रमाणित होते हैं। इस वैभवशाली परंपरा की आवश्यकता है। आशा के रूप में हर व्यक्ति व्यवस्था चाहता है, आकांक्षा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है, हमारे अनुसार इच्छा के रूप में भी व्यवस्था चाहता है, किंतु इच्छा में उसकी वरीयता क्रम नीचे है। इसके ऊपर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए व्यवस्था की तीव्र इच्छा नहीं हो पाती। फलस्वरूप आदमी समर्पित होने में असमर्थ रहता है। जीव चेतना विधि से मानव विवश हो जाता है। क्या किया जाए? जो तत्काल समझने को तैयार है उन्हीं को पारंगत बनाया जाए। उन्हीं से शिक्षण संस्थाओं में मानवीय शिक्षा का व्यवहारान्वयन किया जाए। बच्चों में संस्कार डाला जाए। बच्चों में संस्कार डालने से घर परिवार में स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होना ही है। इस तरह शिक्षा का मानवीकरण की आवश्यकता है। शिक्षा सार्थक होना ही व्यवस्था दूसरी योजना है। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की इकाइयाँ मानव के लिए पूरक है, किंतु मानव उनके लिए पूरक होना विचाराधीन है। उसको पूरा करने की आवश्यकता है, तभी मानव का व्यवस्था में जीने का प्रमाण मिल पाएगा। जागृत जीवन सहज मूल्य है। सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन सहज मूल्य से मानव लक्ष्य सफल होता है। मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व। मानव लक्ष्य प्रमाणित होता है, जीवन मूल्य प्रमाणित होता है। समाधान बराबर सुख। जहाँ जहाँ हम समाधानित रहते हैं वहाँ वहाँ सुख का अनुभव करते हैं। जहाँ पर समाधानित नहीं है वहाँ पर हम पीड़ित होते हैं। उसके बाद परिवार में हम जीते हैं। समाधान समृद्धि पूर्वक प्रमाणित होने की स्थिति में शांति अनुभव करते हैं। व्यवस्था में जीने के अर्थ में संतोष, आनंद अनुभव करते हैं। अपनी समझदारी को प्रमाणित करने के अर्थ में आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार इसमें हम सब प्रमाणित हो पाते हैं, तब परंपरा में समझदारी सहज प्रमाण रहेगी। इस क्रम में हम सुख, शांति, संतोष, आनंद को अनुभव करने के योग्य हैं। जीवन अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। इस विधि से समाधान के बाद समाधान को प्रकाशित, प्रमाणित, निरंतर करते ही रहते हैं और जीवन तृप्त बना ही रहता है। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। जीवन स्थिति में बल व गति में शक्ति है। गति में होने वाली क्रियाएं एक दूसरे के परस्परता में प्रमाणित होते हैं। स्थिति में रहने पर क्रियाओं का अनुभव होता है। हम जितने भी आस्वादन किए इससे हम तृप्त हुए कि नहीं ये हमको पता लगता है। जितना हम तुलन किया उससे हमको तथ्य मिला कि नहीं। सच्चाई को हम साक्षात्कार अनुभव पूर्वक चिंतन किया, बोध विधि से चिंतन किया, अनुभव किया। इससे तथ्य मिला कि इस बारे में हम निरंतर प्रयोजन के अर्थ में परीक्षण करते रहते हैं। परीक्षण करना ही होगा, करेंगे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन पांचों अवस्थाओं में तृप्ति ही कुल मिलाकर सतत सुखी होने का रास्ता बनता है। इसी को सुख, शांति, संतोष, आनंद नाम देते हैं। इन्हीं पांच अवस्थाओं में प्रमाणित होने से मानव का वैभव स्वयं में स्वराज्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। मानव मानवता के परिपूर्ण होकर वैभवित होना ही राज्य का मतलब है। व्यवस्था में जीना ही राज्य है, स्वराज्य है। स्वयं प्रेरित होकर व्यवस्था में जीना ही स्वराज्य है। इस प्रकार से मानवतापूर्ण आचरण ही इसकी व्याख्या है। स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, व्यवस्था में जो संबंध है उसको सार्थक बनाएगा यही मानव की जागृति सहज वैभव है। संबंध और मूल्यों को सार्थक बनाने के क्रम में ही हम वर्तमान में विश्वास कर पाते हैं। संबंधों को पहचानते नहीं हैं तो वर्तमान में जीते नहीं हैं तो विगत में जाते हैं। विगत वर्तमान होता नहीं।
मतलब विगत के साथ जीना बनता नहीं। भविष्य को सोचते हैं, भविष्य भी वर्तमान होता नहीं। इस तरह से आदमी को कहीं ठौर मिलता नहीं, फलस्वरूप भटकता रहता है। भटकना कोई चाहता नहीं है। परंपरा में दिशा और लक्ष्य निर्देश की व्यवस्था है नहीं। हर मानव चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ही समझदार होकर प्रमाणित परंपरा हो सकता है। हर मानव के आचरण में आ सकता है और मानवत्व मूल्यांकित हो पाता है। मानव को समझदारी को सफल बनाना है, यही उसका वैभव है, यही मानव का ऐश्वर्य है। इसी ऐश्वर्य के साथ मानव अपनी परंपरा को निरंतर सुखमय बना सकता है। सभी पशु संसार, जीव संसार, वनस्पति संसार, पदार्थ संसार के साथ संतुलन पूर्वक व्यवहार कर सकता है। उससे जो पूरकता है उसके लिए स्वयं कृतज्ञ होकर उसका सदुपयोग कर सकता है, प्रयोजनशील बन सकता है। मानव के साथ तो संबंध मूल्यांकन उभय तृप्ति होती है। तृप्ति हमारा वर है, अतृप्ति हमारा वर नहीं है। हर व्यक्ति तृप्त होने के आसार में समाधान संबंधी वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में जीना सहअस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सत्य का स्वरूप इस ढंग से आया अस्तित्व ही परम सत्य है। निरंतर रहने वाली वस्तु अस्तित्व ही है और अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप है। सहअस्तित्व ही निरंतर प्रभावशील है। फलस्वरूप विकास व जागृति प्रकट होता है, विकास क्रम होता है, विकसित हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। विकास क्रम में भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में निरंतर कार्यरत है। जीवन कितनी संख्या होना है इसका निश्चयन भी सहअस्तित्व सहज विधि से आता है, भ्रमित मानव क्रम से आता नहीं। अस्तित्व स्वयं अपनी विधि से चारों अवस्थाओं को प्रकाशित कर चुका है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव स्वयं को अन्य प्रकृति के साथ पूरक होने के प्रमाण रूप में प्रमाणित कर नहीं पाया, बल्कि उल्टे शोषण करता रहा। शोषण से मानव कैसे सुखी होने की कामना किया, यह सोचने का मुद्दा है। शोषण से सुखी होने के बारे में सब राज्य, सब समुदाय, सब धर्म, अधिकांश परिवार सोचते हैं। जहाँ तक राज्य और समुदाय की मान्यता है, शोषण पूर्वक ही सुखी हो सकता है। आज तक यही अंतिम बात है और विज्ञान भी इसका समर्थक है कि संघर्ष और शोषण पूर्वक ही मानव अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। अस्तित्व से यहाँ मतलब अपनी जाति समुदाय से है। संघर्ष का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। संघर्ष करना ही विकास माना जाता है। जो देश ज़्यादा युद्ध कर सकता है, ज़्यादा व्यापार बुद्धि का उपयोग कर पाते हैं, ज़्यादा शोषण कर सकता है, उसे विकसित देश कहा जाता है। जबकि विकसित देश वही है जो जागृत हो गया है, व्यवस्था में है, समाधानित है, समृद्ध है, अपने में विश्वास करता है, सहअस्तित्व को समझता है। जीवन को समझने वाला और जीवन अस्तित्व को समझने वाला तरीका भिन्न है। जहाँ तक भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, इनको हम प्रयोगपूर्वक उपयोगिता के आधार पर पहचान लेते हैं। उपयोगिता को हम सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के रूप में पहचानते हैं। सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास, अलंकार मतलब साधन। महत्वाकांक्षा है दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। इनमें से अधिकांश भाग तो पहचान लिए गए हैं, उत्पादन भी कर लिए हैं। इसको सर्वसुलभ करने का प्रयत्न भी व्यापार विधि से किए हैं। व्यापार विधि में लाभ की प्रतीक्षा रहती ही है। जीवन का विश्लेषण क्रिया के आधार पर हम यह पहचान पाते हैं कि हमको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर उन आवश्यकताओं को पहचान कर
हम उत्पादन करते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जैसे ही हम समृद्धि का अनुभव करते हैं वैसे ही हम व्यवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को सर्वप्रथम स्वायत्त बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद परिवार में प्रमाणित होने योग्य प्रवृत्ति और फिर समग्र व्यवस्था में जीने की आवश्यकता है। इन तीनों स्थितियों में प्रमाणित होना मानव का सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्यशाली बनाने के लिए मानव की स्वयंस्फूर्त आवश्यकता ही एकमात्र आधार है। यदि ऐसी आवश्यकता बनती है तो इस प्रस्ताव को मनोयोग पूर्वक अध्ययन पूर्वक अपने को प्रमाणित करना सहज है। तो हम समझने की कोशिश किए समझदारी क्या है, समझने वाला कौन है, समझदारी के लिए वस्तु क्या है, समझने वाला वस्तु जीवन ही है, समझने के लिए वस्तु अस्तित्व है, जीवन है एवं मानवतापूर्ण आचरण ही है। अस्तित्व को समझने के क्रम में अस्तित्व में विकास को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना को समझना है। रासायनिक और भौतिक रचना विरचना पदार्थावस्था और प्राणावस्था के रूप में अस्तित्व में विद्यमान है। ये सभी वस्तुएं एक स्वरूप में होकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे कुछ काल पश्चात स्वयं सूखकर मिट्टी बन जाते हैं। इसी का नाम परिवर्तनशीलता है। यह परिवर्तन भौतिक रासायनिक पदार्थों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसी तरह मानव एवं पशु शरीर रचना गर्भाशय में रचित होते हैं एवं कुछ काल पश्चात विरचित होकर मिट्टी पानी हवा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद समझने वाली वस्तु जीवन हमेशा एक सा रहता है। मानव शरीर में समझने वाली वस्तु केवल जीवन ही है। समझने के रूप में अस्तित्व को सह-अस्तित्व के रूप में ही समझा गया। सह-अस्तित्व के नज़रिए में ही संपूर्ण परिस्थिति में हम व्यवस्था पूर्वक जी पाते हैं। व्यवस्था में जीना ही मानव का लक्ष्य है। व्यवस्था में जीना ही सुख है। अव्यवस्था में जीकर जीवन समस्या से पीड़ित होता है। फलस्वरूप समाधान की खोज स्वाभाविक है। जीवन में निरंतर शोध अनुसंधान प्रवृत्ति होता है। जीवन ही नहीं जड़ परमाणु में भी अनुसंधान होता रहता है। यही परिवर्तन के लिए कारक तत्व है। हर जगह सह-अस्तित्व में होने की प्रवृत्ति है। परमाणु अंश भी सह-अस्तित्व में होने की प्रवृत्तिवश ही परमाणु के रूप में और परमाणु अंश अणु के रूप में गठित होते रहते हैं। अणु भी इसी प्रवृत्तिवश अणुपिंडों के रूप में गठित होते रहते हैं। इस तरह से अनंत ग्रह गोल अस्तित्व में होने की बात आदमी को समझ में आती है। जड़ प्रकृति में विभिन्नता का मूल रूप परमाणु में निहित परमाणु अंशों का संख्या भेद है। इन विविध वस्तुओं की विविधता के आधार पर स्थापना के आधार पर ही इनसे रचित रचनाओं में विविधता का होना पाया जाता है। जैसे वनस्पतियों में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। जिन जिन रचनाओं से रचित वस्तुएं हैं वे अपने स्वाभाविक रूप में अपने स्वरूप में वैभवित है। उसका एक भौतिक प्रयोजन है जो सह-अस्तित्व में भागीदारी ही है। रचना के मूल में जो द्रव्य है वे भी सह-अस्तित्व में होने की ही महिमा है। इस महिमा के आधार पर संपूर्ण अस्तित्व विद्यमान है, प्रमाणित है, प्रकाशित है। इस अस्तित्व में ही मानव एक भाग है। सह-अस्तित्व में मानव अविभाज्य है। सह-अस्तित्व को छोड़कर मानव कहीं भाग नहीं सकता।
भागने की जितनी कोशिश किया उतना ही परेशान हुआ। हर आदमी अपने में समाधान चाहता है, उसके लिए हर आदमी शोध करता है। हर व्यक्ति व्यवस्था शोध करने का अधिकारी है। हर व्यक्ति जब शोधपूर्वक ही जीता है तब इसमें व्यक्ति को कर्म स्वतंत्रता अपने आप समझ में आता है। शोध का उद्देश्य स्पष्ट है, जीने का उद्देश्य एक ही स्थान पर ध्रुवीकृत होता है कि मानव सुख से जीना चाहता है। सुखी होने के लिए प्रक्रिया एक ही है। मानव का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य संपन्न होना चाहिए। समझदारी से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, जीवन तृप्त होता है और तृप्त जीवन ही मानव के उद्देश्य समाधान संबंधी अवश्य अस्तित्व प्रमाण को बनाए रखने में समर्थ होता है। यही व्यवस्था में जीने का प्रमाण है। व्यवस्था में जीता है, चारों लक्ष्य उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मानव परंपरा एक दूसरे के लिए उपकारी होती है। एक दूसरे को समझदार बनाना ही उपकार है। फलस्वरूप से अस्तित्व का अर्थ परंपरा रूप में सार्थक हो पाता है। मानव परंपरा में अस्तित्व को वर्तमान में बनाए रखना ही व्यवस्था है। अस्तित्व के विपरीत जब भी कुछ होता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी होती है। मानव कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता वश कुछ भी गड़बड़ कर देता है। जैसा धरती को बहुत तंग किया गया, ये पता नहीं था कि इस गड़बड़ी से क्या परेशानी हो सकती है। जब पता चला तो उसका उपाय नहीं रह गया। कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता वश ही मानव हमेशा शोध अनुसंधानरत रहता है। शोध और अनुसंधान तभी सार्थक होता है जब वह व्यवस्था के लिए हो, समाधान संबंधी अवश्य अस्तित्व के लिए हो। समझदारी से आदमी, पहला है स्वयं में विश्वास, दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान, तीसरा है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, चौथा है व्यवहार में सामाजिक, पांचवा है व्यवसाय में स्वावलंबी हो जाता है। इनको सद्गुण कहा जा सकता है। इन सद्गुणों के साथ मानव सामाजिक होता है। समझदारी को प्रमाणित करना ही विद्वता है। विद्वान जो कुछ भी है अस्तित्व सहज बोले तो विद्यमान मानव ही होता है। हर एक इकाई में अपने में शोध होता रहता है, लेकिन विद्वता की बात केवल मानव में ही होती है। अभी 4 क्रियाएं मानव में बताई गई: जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। इनमें से पहचानना, निर्वाह करना हर वस्तु में समाहित है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को पहचान रही है, तभी निर्वाह कर रही है। एक परमाणु अंश भी दूसरे को पहचानता है, फलस्वरूप वह व्यवस्था में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, फलस्वरूप से अस्तित्व में प्रकाशित हो पाते हैं। इसी प्रकार अणु से लेकर ग्रह गोल एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इस ढंग से सभी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था भी एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। इसका प्रमाण भी प्रकृति में पूरकता विधि से स्पष्ट होता है। मानव केवल पहचानने और निर्वाह करने में तृप्त नहीं हुआ और इसमें शंकाएं पैदा हुई। मानव के साथ 2 क्रियाएं और जुड़ गई: जानना, मानना। मानव जानने मानने की क्रिया के आधार पर ही पहचानने निर्वाह करने की आश्वस्त होता है। प्रयोजनों का सार्थकता का ही जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने के क्रम में ही मानव सामाजिक हो पाता है। बिना जाने माने सामाजिक हो नहीं पाता, अस्तित्व प्रमाणित होता नहीं। मानव की बहुत बड़ी दरिद्रता का कारण यह भी है कि जानने मानने का अवसर रहते हुए भी जानना मानना नहीं हुआ। मानव इस स्थिति में स्वयं दरिद्र रहता है, औरों को भी दरिद्र बनाता है। मानव स्वयं अपनी दरिद्रता वश ही धरती को दरिद्र बनाया है। मैं समझता हूँ जो जानने मानने वाला भाग है उसको प्रखर बनाया जाना चाहिए।
हर व्यक्ति में इस प्रखरता की संभावना है, हर व्यक्ति में इस प्रखरता की आवश्यकता है। यह समीचीन है। समझदारी को प्रमाणित करना और परंपरा के रूप में प्रवाहित करना ही विद्या का मतलब है। जीवन की क्रियाओं को मूलतः 5 भागों में देख पाते हैं। हर भाग में 2-2 क्रियाएं होती है, स्थिति और गति के रूप में। जैसे हर जीवन में आशा नाम की क्रिया होती है, जिसमें 2 क्रियाएं होती है, चयन और आस्वादन। आस्वादन के लिए क्या चुनते हैं, यह एक चयन क्रिया है। आस्वादन करते हैं, यह भी एक क्रिया है। ये दोनों जहाँ होती है, उस भाग का मन नाम है। चयन क्रिया में हमारे आस्वादन के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मानव तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है और तमाम प्रकार की चीज़ें इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने में संलग्न है। हमने अभी तक सुविधा संग्रह के लिए इकट्ठा किया है। उसका कारण है कि सुविधा संग्रह के प्रयोजन को जानने मानने के लिए ये हम जितना पीछे रहे हैं, सुविधा संग्रह के लिए उतना ही विवश होते गए हैं। सुविधा संग्रह में कहीं तृप्ति बिंदु नहीं मिला, जबकि इसके व्यवहारिक प्रयोजन हम जितना पीछे रहे सुविधा संग्रह लिए उतना ही विवश होते गए। सुविधा संग्रह में कहीं तृप्ति बिंदु नहीं मिला, जबकि इसके व्यवहारिक प्रयोजन को समझने पर समझ आता है कि यह शरीर के पोषण संरक्षण के लिए आवास, आहार, अलंकार बोले तो साधन की जरूरत के रूप में है। समाज गति के लिए दूरगमन, दूर श्रवण, दूरदर्शन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो गई है और सुविधा संग्रह के आधार पर मानव तृप्त नहीं हुआ। यह एक भारी विडंबना की बात है। जीवन की और 2 क्रियाओं, विश्लेषण और तुलन है। विश्लेषण क्रिया को जीवन सब अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। तमाम विश्लेषणों में प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन मूलतः समाधान संबंधी अभय से अस्तित्व पूर्वक जीकर प्रमाणित करना है। इसके विपरीत ले जाए तो भोग, अतिभोग, जहाँ मानव कहीं टिक नहीं पाएगा। अभी विज्ञान निष्कर्ष निकालता है, सभी मानव कुछ देर में मर जाएंगे और धरती नष्ट हो जाएगी। वह हो ही जाना है। धरती की विधि से सोचे तो धरती सर्व समृद्ध होने के पश्चात ही मानव आवास के लायक होने के बाद धरती पर मानव का अवतरण हुआ। मानव को सने सने जीव चेतना क्रम में जागृत होने का अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर भोग अतिभोग की ओर अग्रसर हुआ। भोग अतिभोग को दिशा बनाने के कारण मानव सुविधा संग्रह के अंतहीन सिलसिले की ओर अग्रसर हुए। सबकी सुविधा संग्रह की हविस पूरा करने की सामग्री इस धरती में नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं यह हविस आदमी को डुबोएगी। इसलिए सारे सुविधा संग्रह को प्रयोजन सम्मत करना जरूरी है। प्रयोजन सम्मत करते हैं तो शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति ही निकलता है। समाज गति की ओर जाते हैं तो अखंड समाज में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना ही निकलता है। इन प्रवर्तनों में आदमी जीने जाता है तब समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति संपन्न होकर जीना बनता है। इस विधि से अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसमें अद्भुत स्रोत सफलता का आधार यही है कि हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है। स्वयंपर्यंत व्यवस्था का मूल तत्व भय और प्रलोभन है। जागृति के अनंतर मूल्यांकन और उभय तृप्ति को पहचानना, जिसके लिए समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है। जीवन का स्वरूप। मन, व्यक्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप जीवन है। ये कभी अलग अलग होते नहीं हैं। मन का 2 कार्य रूप है, चयन, आस्वादन। व्यक्ति का 2 कार्य रूप है, विश्लेषण, तुलन। चित्त का 2 कार्य रूप है, चित्रण, चिंतन। बुद्धि का 2 कार्य रूप है, विडंबना,
बोले तो संकल्प, बोध। आत्मा का 2 कार्य रूप है, प्रामाणिकता, अनुभव। ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुए पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्रमाणित रहता है और 10 क्रियाओं में से जीव चेतना बस 4.5 क्रियाएं ही कार्यरत रहते हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है, इसलिए जीवन में अंतर्विरोध बना ही रहता है। ये 4.5 क्रियाएं है चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण एवं आधा तुलन। चयन आस्वादन संवेदनशीलता के आधार पर होती ही है। हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, जीभ आदि को अच्छे लगने वाली वस्तु को अपनाते हैं और खराब लगने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया करता है, प्रिय हित लाभ के रूप में। इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेता है और इसके लिए चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं। कुल मिलाकर इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इससे अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है या गलत, या ज़्यादा है कम है, इस तरह का सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। मानसिकता आदि मानव जैसी ही है, वस्तुएं ज़्यादा हो गई है। मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है, वह समझदारी से जागृत होती है। 5 संवेदनाओं और 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है। इसी में मानव पशु व राक्षसवत जीता है। मानव त्वा रूप में जीना केवल 4.5 क्रियाओं से बनता नहीं, उससे संतुष्टि होती नहीं। अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती नहीं है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सटीकता से एक दूसरे के तालमेल से कार्य करते रहते हैं। यदि इसमें से हाथ काम ना करता हो, पैर ना काम करता हो, लूला लंगड़ा ही कहेंगे, उसको स्वस्थ आदमी कहेंगे नहीं। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ जोड़ नहीं पाएंगे। अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ ये 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिए। आगे की क्रिया व्यवहार में प्रमाणित होती है, यही जागृति का आधार है। यह जानने मानने की विधि से ही होगी। मानवेतर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है, नियम के अनुसार कार्य करता है। इस विधि से व्यवस्था है। संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है वह जीव संसार में पूरा हो जाता है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बनती है। अस्तित्व में निष्प्रयोजन की कोई स्थिति नहीं है। पूरे अस्तित्व में संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है और उसी के अनुरूप में चिंतन चित्रण संपादित करना शुरू करता है। उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर
योजना को तैयार करते हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यही जागृति का व्यावहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। इस विधि से जीने के लिए जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया आप सबको विदित है। इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल हुए हैं ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है उसमें धरती तंग हो गई है। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बात किए है अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है, इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए, पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष में 4 बार समीक्षा होती है, पुनः विचार, पुनः समीक्षा, किंतु आज तक यह तय नहीं हुआ कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होना चाहिए। बचपन से मैंने वेद विचारों का अध्ययन किया है कि हर मानव संतानी सही करने का इच्छुक रहता है, न्याय पाने की आवश्यकता उसमें रहती है, सत्य वक्ता होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं। झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है, तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाएगा। इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तदनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुँचा नहीं और ना पहुँच सकेगा। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा इस एक ही विधि से जीना होगा, वह है मानवीयतापूर्ण आचरण। मूल्य मूल्यांकन, इसका संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है, ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है। उससे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना प्रयोजन का ही होता है। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचाने निर्वाह करने में भटकाव होता ही है। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है। इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए ही यह प्रस्ताव है। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ। इससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति। तृप्ति आएगी
समझदारी से। यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं। जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधान पूर्ण विधि से व्यवहित हो सकता है। प्राण कोशाएँ जब मिट्टी में मिल जाती है तो उर्वरक बन जाती है। आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्रकृति रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशाएँ बनती है और प्राण कोशाएँ से रचित रचनाएँ पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती है। उन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राणवायु भी। अब वैज्ञानिक जो खाद रासायनिक बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनाने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है नदियाँ उसे समुद्र में ले जाकर दे देती है। तो अब कैसा संतुलन बना। झाड़ वनस्पतियाँ ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज़ संतुलित रहेगी। अब हम क्या करते हैं, एक समस्या के लिए एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए किंतु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। घटित घटनाओं के आकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है और कोई कारण नहीं है। यथास्थिति व आवश्यकता का वर्णन है। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान संबंधी अवश्य अस्तित्व सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं। इसमें एक यह भी उपकार है कि इस प्रस्ताव को पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा बात पर्याप्त नहीं हुआ, यह देख लिया गया है। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। अभी तक सारे सद्ग्रंथों के आश्वासन तो बहुत है किंतु प्रमाण की रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे। परंपरा में जो चीज़ आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करें। पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यायवासी विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इसी प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया।
समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान व व्यवस्था रूप में जीना है। न्याय प्रमाणित हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं और न्याय विहीन आदमी समुदाय बनाकर कभी भी वाद विवाद विहीन हो नहीं सकता। ऐसे समुदाय में जो द्रोह विद्रोह संघर्ष और युद्ध होता ही है, शोषण होता ही है और वाद विवाद द्रोह विद्रोह संघर्ष शोषण होते हुए आदमी सामाजिक बन गया, ऐसे कैसे मान लिया जाए। यदि समुदायों के संघर्ष को ठीक माना जाए तो बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, वैसा भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए, उसको क्यों बांध रखते हैं। तो इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम ठीक से हृदयंगम करते हैं तब देखते हैं कि हम अभी तक जो किए उसमें हम पार नहीं पा सके, तो हम सोचने के लिए तैयार हो गए। यह मानव का स्वभाव सहज है कि मानव सोचता ही है। हर व्यक्ति सोच सकता है, शोध कर सकता है। अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है। दूसरों की तृप्ति का स्रोत बनाना भी आवश्यक है। यहाँ से शुरू करने के लिए क्या किया जाए, तो पहला मुद्दा समझदारी, सहज शिक्षा, संस्कार विधि से सर्वसुलभ हो जाए। समझदारी के साथ जीने की